नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वर्चुअल जनसंवाद रैली को केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने किया संबोधित। विधायक कार्यालय सभागार में की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मौके पर रखा गया सोशल डिस्टेंस का ख्याल। 7 जून से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, लोगों के जीवन पर पड़ रहा खासा असर। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों का आना हुआ कम। फीस माफी करने के निर्देश को ताक पर रखकर की जा रही है मनमानी। अभिभावकों और प्रिंसिपल का वीडियो तेजी से हुआ वायरल। वीडियो रिकॉर्ड होने पर भड़के प्रिंसिपल। बारिश के साथ बाढ़ ने भी दिखाया अपना रूप। खेत खलिहानों में पानी भरना हुआ शुरू। किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। आज सदी का सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण देखने के लिए मिला। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से लोगों को निराश होना पड़ा, लेकिन रिंग ऑफ फायर कहे जाने वाले सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता भी दिखाई दी। राज्य में कहीं कहीं बादल छाने की वजह से आंशिक रूप से देखने के लिए मिला। वहीं सूर्य ग्रहण का लोगों के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से इसकी जो पीछे की कहानी है वो क्या कुछ है, उसके लिए हम आज बात करेंगे पंडित रामदेव पांडे जी से। आपको सीधे लेकर चलते हैं हम रांची, और रांची के साधना प्लस के ऑफिस में, जहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पंडित रामदेव पांडे जी। रामदेव जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। रामदेव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। आज रामदेव जी, आज जिस तरह से सूर्य ग्रहण सभी जगह पर देखने के लिए मिला, भारतवर्ष ने इसको देखा, अगर इस बात की जाए इसके प्रभाव की, तो आखिर आने वाले कितने दिनों तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने के लिए मिलता है रामदेव जी? देखिए सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और आदिकाल से चला आ रहा है। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव की सबसे पहले चर्चा जो मिलती है वह पहले चर्चा मिलती है महाभारत काल में, और दूसरी चर्चा जो मिलती है वो मिलती है पैगंबर साहब के काल में। 2 कालों में चर्चा मिलती है, और दोनों कालों में जो चर्चा मिलती है उसका यही परिणाम होता है कि पहले जो चर्चा मिलती है महाभारत काल में, महाभारत जो है उसके भीष्म पर्व में यह चर्चा है कि एक पखवाड़े में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे। तो जो 2 ग्रहण लगे उस बीच महाभारत का युद्ध हुआ। दूसरी चर्चा जो बार बार आती है वो आती है पैगंबर साहब के काल में। उसमें जो ग्रहण आया तो उस समय भी युद्ध हुआ। इस तरह से ग्रहण का परिणाम जो है वह बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। ग्रहण का परिणाम ज्योतिषीय अनुसार 75% के आसपास वह खराब माना जाता है, 25% जो राशियों के अनुसार अभी अच्छा माना जाता है। तो अभी जो वर्तमान में है, और इसकी गणना जो है वह बहुत सूक्ष्म गणना होती है। ग्रहण जो है वह वलयकार है, अर्धचंद्राकार है या संपूर्ण ग्रहण है, ये इसके अनुसार ग्रहण का फल प्राप्त होता है। इस बार जो वलयाकार ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो वलयाकार सूर्य ग्रहण का प्रभाव ग्रहण के पड़ने से 15 दिन पहले और ग्रहण के पड़ने से 15 दिन बाद तक संपूर्ण वातावरण में जहां ग्रहण दिखता है प्रभावित होता है। तो जहां ग्रहण पड़ता है वहां के आम जनता, वनस्पति, राजनीति, आम व्यक्ति, इन सबों पर जो है वह ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ता है। जी, अगर बात कीजिए सूर्य ग्रहण के समय के सावधानियों की, जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके बाद किस तरह की सावधानियों को बरतना चाहिए? देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सबसे पहली बात है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों ग्रहण को हम लोग कभी भी नंगी आंखों से न देखें। आदिकाल से जब चर्चा चली ग्रहण की तो उसमें भी यह कहा गया कि कभी भी नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद अब क्या करना है, ग्रहण के बाद जो राशियां प्रभावित हुई हैं, बल्कि 9 राशियां प्रभावित हुई हैं दुष्प्रभावित, और 3 राशि जो है वह
दुष्प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि सारे ग्रह जो है वह गत्यात्मक की स्थिति में है, सभी जो है वह चल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में मुझे या आम जनता को यह करना है कि 15 दिनों तक हर चीज में सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे हम लेन देन करते हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वर्तमान कोरोना की बात हो, या जो भी हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं तो ये 15 दिन हम एक सावधानी बरतें कि एक खगोलीय घटना हुई है और इस खगोलीय घटना का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। तो 15 दिनों तक हमें हर चीजों में, दुनिया के जितनी सेक्टर हैं, व्यापार का सेक्टर हो, लेन देन का सेक्टर हो, यात्रा करना हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, हमें सावधानी बरतनी चाहिए इन चीजों में। जी, जिस तरह से पंडित जी आप राशि की बात कर रहे थे, तो अगर मैं राशियों की बात पर ही आऊं तो आखिर जिन जिन पर दुष्प्रभाव पर देखने के लिए मिलेंगे, आखिर उन राशियों पर किस तरह के दुष्प्रभाव मिलेंगे, और जिन राशियों पर प्रभाव नहीं है आखिर उनके लिए किस तरह से बेहतर हो सकता है सूर्य ग्रहण? देखिए, ग्रहण जो है जी आद्रा और मृगशिरा नक्षत्र पर और तुला राशि पर ग्रहण है। तो तुला राशि पर जब ग्रहण है तो ग्रहण की गिनती की जाती है कि जिस राशि पर ग्रहण है उस राशि को ले ले, और उस राशि से 4, 8, 12 और एक जिस राशि पर वो है, तो ये होती है राशियां 4, 8, 12, 4 राशियां होती है। तो सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इन 4 राशियों पर वो करता है। और उसके बाद जो है सेकेंडरी जो है उसका जो मारक क्षमता है, उसकी जो क्षमता है वहां सेकेंड में थोड़ा घट जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी क्या है कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ज्यादा परेशानी है, बता दूं मैं बीच में। इसके बाद कन्या राशि के जातकों के लिए, चूंकि कन्या राशि का तुला 12वां होता है, तो कन्या और तुला राशि के जातकों को ज्यादा सावधानी बरतनी है। किस मामले में? स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य उनकी गड़बड़ हो सकती है, विचार गड़बड़ हो सकता है, मानसिक असंतुलन उनके सामने आ सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो एक हो गया कन्या और तुला, ये 2 हो गए। अब हम यहां से जोड़ते हैं चौथा, तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर राशि को जो है वह प्रभावित करेगा, वो चौथा राशि है। और उसके बाद फिर 8वां राशि को, छठा राशि को प्रभावित करेगा। तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, और कुंभ को छोड़ दिए मीन को प्रभावित करेगा, वो छठी राशि उसकी होती है। और मीन को प्रभावित करेगा, और वृष जो है वो दूसरी, उसकी 8वीं राशि होती है। तो इस तरह से वृष को प्रभावित करा, कन्या को प्रभावित करा, तुला को प्रभावित करा, और इस तरह से ये 4 राशियों को प्रभावित करा। अब हम दूसरे सेक्टर पर आते हैं। इसके बाद ज्यादा डेंसिटी कहाँ होगा? पहला डेंसिटी तो ये 4 राशियों की होगी। अब दूसरी जो है वह 1, 5, 7 राशियों पर होगी। तो एक तो जोड़ लिया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेष के लिए थोड़ा लाभदायक होगा, वृष के लिए लाभदायक नहीं है, मिथुन के लिए लाभदायक नहीं है, कर्क के लिए लाभदायक नहीं है, सिंह के लिए लाभदायक है। 2 राशियां सिंह के लिए लाभदायक है, मकर के लिए लाभदायक है, और कुंभ के लिए लाभदायक है। बाकी राशियों के लिए जो है वो स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ेगा, धन धान्य का प्रभाव पड़ेगा, बदनामी आ सकती है किसी तरह की। तो इस तरह से 12 राशियों पर में शेष 9 राशियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और 3 राशि जो है एक बिल्कुल मोटा मोटी जिसे कहा जाए मेष, सिंह और कुंभ, ये इन राशियों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनकी संभावना बहुत कम बनती है। जी, जिस तरह से पंडित जी बताया जा रहा था ज्योतिषविदों के द्वारा ही कि जब ग्रहण इससे पहले जब ग्रहण हुआ था उसके बाद से ही कोरोना महामारी शुरू हुई। इस बार जब फिर से ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो अब कुछ ना कुछ अच्छी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कोरोना का प्रभाव कम होगा। क्या ऐसा कुछ भी देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ग्रहण का परिणाम जो है वह कभी शुभ नहीं माना जाता है जी। राशियों पर यानी तो वनस्पति पर। एक्चुअली क्या है कि आप अगर देखें, जब पहला ग्रहण आया था तो पहला ग्रहण के बाद क्या होता है कि एक ग्रहण जो है वह संपूर्ण भूमंडल को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। कई सेक्टर, जब कई बल किसी चीज पर लगते हैं तो वो ज्यादा डाइवर्ट होता है कोई भी चीज।
एक बल से तो नहीं होता, विज्ञान यह कहता है। जी। तो वर्तमान में क्या हो गया कि जैसे पिछले साल जो ग्रहण लगा था दिसंबर में, और दिसंबर से जो है वह कोविड-19 प्रारंभ हुआ, तो एक तो हुआ कि पहला ग्रहण आया, बहुत बड़ा ग्रहण था दिसंबर में, वो शायद 21 दिसंबर के आसपास कुछ था, हमको लगता है, याद आ रहा है नहीं पूरी तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में दो ग्रह सबसे बड़े हैं। एक सबसे बड़ा ग्रह है वह है शनि, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। ये बड़े बड़े ग्रह हैं। तो ये जो दोनों ग्रह बड़े हैं, ये दोनों ग्रह क्या किए कि दोनों ग्रह जो है वर्तमान में जो है वह मकर राशि पर आकर के वक्री हो गए। वक्री का मतलब है कि ग्रहों की गति जो है वह धीमी हो जाती है। तो ग्रह की गति जब धीमी हो जाती है तो वह ग्रह जो है वह दुष्परिणाम देता है। अब वर्तमान में शनि वक्री, शुक्र वक्री, बुध वक्री, गुरु वक्री, चार ग्रह जो है वह वक्री हैं। राहु केतु तो सदैव वक्री चलते हैं। तो आप अगर जोड़ेंगे तो 4 को 6 ग्रह, 9 ग्रह में 6 ग्रह वक्री जा रहे हैं। आप ये समझे कि क्या स्थिति होगी वर्तमान में। 2 ग्रह कभी वक्री नहीं होता है, वह एक सूर्य और चंद्रमा। अब 2 ग्रह वक्री नहीं होता है तो 9 में 2 को आ जाएगी 7 में 6 ग्रह वक्री जा रहे हैं वर्तमान में, अभी वर्तमान में। और शनि पहले वक्री, शनि जो है वह जनवरी में ही वक्री हो गया है। ये अगस्त में इसकी वक्रता जो है वह समाप्त होगी। वक्रता मतलब स्लो हो जाना। सूर्य से कोई ग्रह एक निश्चित मान के बाद जब दूर चला जाएगा तो उसकी गति जो है वह धीमी हो जाती है। एक आ गया वक्री को। और जब भी शनि वक्री होगा, मैंने पहले भी कहा, पहले भी आप रिसर्च में देखें कि जब भी शनि वक्री होगा तो उसमें भूकंप की स्थिति बनेगी, उत्पात की स्थिति बनेगी, आकाशीय उत्पात की स्थिति बनेगी। जो जिस समय में वो ग्रह वक्री होगा उस समय का आकाशीय उत्पात जो है वह बढ़ जाएगा। बरसात में होगा तो बहुत बारिश हो जाएगी, बादल फट जाएगा। अगर वही वक्री आकर के जाड़े में हो जाता है तो उस समय क्या बहुत ठंडक बढ़ जाएगी। वक्रता का वो फल है कि जिसका परिणाम है कि कोरोना की चपेट में हम लोग आ गए हैं। और यह जो कोरोना का चपेट है, ज्योतिषीय विधि से अगर देखा जाए तो अप्रैल तक कालसर्प दोष जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में बन रहा है। और राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं। 2 चीज हुआ है, ये खगोलीय घटना। राहु केतु का 2 नोड है, ये 180 डिग्री पर बैठे रहते हैं, सदैव ऐसे चलते रहते हैं। तो ये जो है इसका एक साइड से राहु दूसरे साइड से केतु, ये शेष ग्रहों को लॉक कर दिया है। चंद्रमा भागते रहता है, इसे चंद्रमा को छोड़ दीजिए तो शेष ग्रहों को ये लॉक कर दिया है। इसको कहा जाता है कालसर्प दोष। और पौराणिक किताबें जो इसको कहता है द्विदल दोष, 2 दल, दाल का जैसे 2 दल होता है, 2 दल हो गया ये राहु और केतु। तो ये जो है द्विदल दोष जो है, या कालसर्प दोष जो है, वो अगस्त तक ब्रह्मांड की कुंडली में है। तो अगस्त तक कोई संभावना की नहीं की जा सकती है कि शायद कोरोना ठीक हो जाए। लेकिन अगस्त के बाद जो है सारे ज्योतिषी इस बात को समझ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा आ जाए, चाहे मेडिसिन आ जाए, कोई दवा आ जाए, कोई जो कुछ भी आ जाता है, उससे जब आ जाएगा आम जन के लिए उपलब्ध हो जाता है सितंबर से लेकर के, सितंबर से, क्योंकि अगस्त तो पूरा जाएगा मान के चलिए। तो जब से वो नई चीजें आती हैं, किट आ जाए, जो भी आ जाए, तो एक तो लोग जो है वो जो हताश है, निराश है, वो निराशा छट जाएगा। दूसरा है कि जब दवा आ जाएगी तो लोग थोड़ा सा ज्यादा प्लीजर हो जाएंगे इस मामले में। जी, अगर पंडित जी ग्रहण की बात की जाए तो आखिर एक साल में कितने सूर्य ग्रहण और कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? देखिए, गणना के अनुसार एक साल में जो है वो अधिकतम 5 ग्रहण होते हैं। ऐसे आप करें, एक हम उंगली से आप करते हैं। अधिकतम गणना से जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों मिला करते हैं 5 ग्रहण होते हैं। और न्यूनतम जो है वह 0 भी माना गया है, लेकिन लोग न्यूनतम कहते हैं कि भाई 2 ग्रहण साल में होगा ही, क्योंकि गति स्थिति है, सभी ग्रह गत्यात्मक स्थिति में। अधिकतम ग्रहण जो है वह 5 होंगे, उसमें दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा, सूर्य ग्रहण को भी मिलाना पड़ेगा, चंद्र ग्रहण को भी मिलाना पड़ेगा। और न्यूनतम जो है वो 2 ग्रहण साल में, यानी 365 दिनों की बात मैं करता हूं। जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से 365 दिन। आज मान लीजिए 21 जून को शुरू हुआ तो आज से 21 जून 2021 तक 5 ही ग्रहण होंगे, इससे ज्यादा ग्रहण नहीं होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहिए
और उसके एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण की गणना सबसे पहले कब और किसने की थी। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूर्य ग्रहण को लेकर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रांची के साधना प्लस के स्टूडियो से पंडित रामदेव पांडे जी। पंडित जी, मेरा सवाल यह था कि आखिर पहली बार सूर्य ग्रहण की गणना किसने की थी और कब की गई थी? देखिए, पहली बार सूर्य ग्रहण की गणना जो की गई थी जी वह बाराहमिहिर ने किया था 5वीं शताब्दी के आसपास जी। और बाराहमिहिर ने एक पुस्तक लिखी सूर्य सिद्धांत। उस सूर्य सिद्धांत के 5 पाठ हैं, वो पांचों किताबें मिलकर के एक किताब हो गई सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत में बाराहमिहिर ने पहली बार, चूंकि चर्चा जो है वह ग्रहण की चर्चा तो महाभारत काल में है, महाभारत काल ईसा से 3000 साल पहले हुआ था, लेकिन गणना की जो गणित की प्रारंभ, हम लोगों को जो गणित मिलती है ज्योतिष शास्त्र में, वह बाराहमिहिर की गणना जो है हम प्राप्त करते हैं। और बाराहमिहिर ने 2 लाइन में लिखा उसको कि सूर्य ग्रहण जो है वह इस प्रकार होता है, चंद्र ग्रहण इस प्रकार होता है। बाराहमिहिर ने की संस्कृत के मायने को बहुत छोटा शब्दों में बता रहा हूं। बाराहमिहिर ने कहा कि पूर्णिमा के दिन जो है वह सूर्य ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन जो पूर्णिमा के दिन जो है वो चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो ये ग्रहण होता है कब, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये हमारे आपके पास एक तिथि है कि भाई आप अंग्रेजी डेट से कोई गणना नहीं बता सकते कि कब ग्रहण होगा, लेकिन हमारी जो ज्योतिषीय गणना तिथि का आधार है, इस तिथि पर 2 है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। अब उसकी एक बड़ी छोटी सी गणित है। वो गणित है कि अमावस्या अगर प्रतिपदा में घुस जाता है, प्रतिपदा में चला जाए एक ही 24 घंटे के अंदर, उसी दिन जो है वह सूर्य ग्रहण होगा। अमावस्या तिथि जो है वह प्रतिपदा में चला जाए तो सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को, और पूर्णिमा तिथि अगर प्रतिपदा में चले जाए, अगली तिथि में चली जाए, तो उस दिन जो है वह चंद्र ग्रहण होगा। तो ये बहुत सरल मैथमेटिक्स उसने आम जनता को दिया। हालांकि उसकी विधान जो है वो बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स है, वो ऐसे कैलकुलस है उसका। तो इस तरह से सबसे पहले गणना जो है वह संपूर्ण विश्व में अगर किसी ने दिया तो बाराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत में इस गणना को प्रकाशित किया जी। और अगर हम आगामी ग्रहण की बात करें तो भारत में अब आगामी ग्रहण कब लगेगा और उसके किस प्रकार के प्रभाव होंगे अलग अलग राशियों पर? देखिए, आगामी ग्रहण जो है वह नवंबर में पुनः लगेगा, इसके पहले कोई ग्रहण नहीं लगेगा। इसके पूर्व चर्चा आ सकती है मीडिया में कि ग्रहण लगेगा। ग्रहण तब लगता है कि जब मैंने पहले कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 ही तिथियों को ग्रहण लगता है। कभी कभी ये आगामी ग्रहण जो है वो नवंबर में 21 नवंबर के आसपास लगता है, जहां तक ये गणना है। अब है कि 21 नवंबर में किस राशि में पड़ेगा, किस नक्षत्र में पड़ेगा, उसकी एक गणना है। उस गणना के अनुसार आप जो है वो आगामी ग्रहण की भी गणना कर सकते हैं, क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा। 50 साल बाद भी अगर कोई ग्रहण होगा तो उसका दुष्प्रभाव आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो नवंबर में आगामी ग्रहण जो है वो बताया जा रहा है, और यही ग्रहण की गणना का जो नियम है वह यही है जी। जी, और अगर मैं बात करूं जिस तरह से सूर्य ग्रहण के समय पर ये अक्सर कहा जाता है कि मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, गर्भवती महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि वो कुछ भी काटे छीले ना, सिर्फ टहलती रहें, ज्यादा बैठे ना या सोए ना। आखिर इन सारी बातों के पीछे की जो मान्यता है वो क्या कुछ है? देखिए, अगर आप देखें तो सनातन सबसे ज्यादा, अगर दुनिया के किसी धर्म में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील अगर कोई है तो वह सनातन धर्म है। स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील। बहुत सारे धर्मों को, ग्रंथों को मैंने देखा, पढ़ा, सभी धर्मों के ग्रंथों को मैंने देखा।
सबसे बड़ा संवेदनशील अगर स्त्रियों के प्रति है वो है सनातन हिंदुत्व। अब ये क्या है कि इस ग्रहण काल में, तो ग्रहण काल को ये माना जाता है कि आपने बड़ा अच्छी बात हमसे पहले सवाल किया था कि इसको पहले किसने बताया, बारामीर ने इसकी पहले गणना की, लेकिन उसके साथ एक बात और आ गई जो किंवदंती है लेकिन वह सत्य है, थोड़ा उस पर मैं प्रभाव डालना चाहता हूँ, छूट गया था वो है कि ये मानस में चर्चा है, आम मानस में चर्चा है कि राहु जो है वह सूर्य को ग्रसित कर लेता है, और तो सूर्य को जब राहु ग्रसित करता है, ये किंवदंती है, लोक कथा है, तो सूर्य प्रभावित हो जाता है, और सूर्य जब प्रभावित हो जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब वही राहु केतु चंद्रमा को प्रभावित करता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये लोक मान्यता है, लेकिन मैथमेटिक्स में बारामीर की है, उससे उसी को मानना पड़ेगा आपको। तो ये जो बातें हैं, जब सूर्य प्रभावित होता है, अब आप ये ऐसा करें कि सूर्य को जो है वह आम आदमी मान लें, आप सूर्य बन जाइए। तो जब आप सूर्य बन जाइएगा, ये आम जो भी मेरा दर्शक है, व्यूअर है, वो सूर्य समझे कि मैं सूर्य बन गया, और वो आप उसकी लाइट जब पृथ्वी पर नहीं जाए, उसकी लाइट को चंद्रमा रोक दे, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा। एक सामान्य सी बात है कि आज एक छोटी घटना में मेरी लाइट जो है बंद हो गई है, अब पृथ्वी पर नहीं जा रही है। चंद्रमा के साथ भी यही है, ब्लड मून में भी यही होता है। चंद्रमा को लगता है कि सब दिन मेरा चमकता था, आज मेरी चांदनी जो है पृथ्वी पर नहीं चमकी। तो ये जो है, ये सभी ग्रह जो है वह संवेदनशील होते हैं। सभी ग्रहों में जैसे मनुष्य संवेदनशील है, आप हम मित्र मिले तो हम बड़ा हर्षित हो जाते हैं, अगर कोई शत्रु मिलता है तो मन में खिन्नता आ जाती है, कोई और बदमाश मिल जाता है तो भय हो जाता है, पता नहीं ये क्या करेगा। तो जो चीजें हमारे मानव मस्तिष्क में है, वो चीजें ग्रहों के मानव मस्तिष्क में। ग्रह भी संवेदनशील है, हम भी संवेदनशील है, और इस चीज को जेमिनी ने 5वीं सदी में रखा कि ग्रह भी संवेदनशील है। अब ये ग्रह जो है वो हमारे मालिक हैं, सर पूरी दुनिया को संचालित करते हैं, ये विज्ञान भी कहता है। तो जब कोई ग्रह संवेदनशीलता में समस्याग्रस्त हो जाए, जब वह संवेदनशीलता का दुखी हो जाए, सूर्य जैसे मैंने चंद्रमा की बात की, सूर्य की बात की, तो उसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर ही पड़ता है। और मानव जीवन पर पड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो बच्चा है। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो रोगी है। और गर्भवती महिलाओं के साथ दो चीजें होती है, दो जान है, दो आत्मा उन महिलाओं के पास है। इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील धर्म उसके प्रति है, और संवेदनशील जो है वह ग्रहण भी है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है वह सोए नहीं, आप जो है किसी चीज को काटे नहीं, आप सुरक्षा में रहें, आप घर से बाहर न निकलें। विज्ञान भी कहता है कि भाई बाहर मत निकलिए, ये वायरस होते हैं। तो इसलिए संवेदनशीलता जो है महिलाओं के प्रति ग्रहण के, इसी संवेदनशीलता जो संवेदनशीलता ग्रह के साथ है, वो महिलाओं के साथ लोग फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। आज सूर्य ग्रहण को लेकर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ प्रभाव सूर्य ग्रहण का लोगों पर देखने के लिए मिलेगा, और अगर धर्म शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो तमाम सवाल हमने पंडित जी से पूछे और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।